बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लेक्चर 12 में आज इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट को देखेंगे। टुडेज़ लेक्चर्स जो होगा वो प्रोग्रामिंग टूल्स, लेवल ऑफ सर्विसेज फॉर प्रोग्रामर्स के पर बात करेंगे, विंडोइंग सिस्टम्स पे बात करेंगे, कोर्स सपोर्ट फॉर सेपरेट एंड साइमल्टेनियस यूज़र सिस्टम एक्टिविटी को देखेंगे, प्रोग्रामिंग दी एप्लीकेशन एंड कंट्रोल ऑफ डायलॉग, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है कंट्रोल ऑफ डायलॉग के लिहाज से, उसकी बात करेंगे, इंटरेक्शन टूल किट्स की बात करेंगे, ब्रिंगिंग प्रोग्रामिंग क्लोजर टू लेवल ऑफ यूज़र परसेप्शन, यूज़र इंटरफेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे, कंट्रोल रिलेशनशिप बिटवीन प्रेजेंटेशन एंड फंक्शनैलिटी। We have spent much effort up to this point considering design and analysis of interactive system from a relatively abstract perspective. Now we will focus the task of coding the interactive application and how it is structured. So अब तक हम जितनी बातें करते रहे वो हम डिज़ाइन की और एनालिसिस की बात करते रहे इंटरेक्टिव सिस्टम की, और वो भी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कि किस तरीके से इसको लेके चलना है कि थोड़ा सा, और जो हमारा अब फ्रॉम नाउ ऑन फोकस होगा वो थोड़ा सा कोडिंग की तरफ हो जाएगा कि इंटरेक्टिव एप्लीकेशन की कोडिंग को कैसे स्ट्रक्चर्ड किया जाता है। कोडिंग की कैसे जाती है ये बात नहीं कर रहे कि स्ट्रक्चर्ड कैसे किया जाता है, कि उसको हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं कि हमें ये वाली कोडिंग करनी है। कोडिंग तो कोडर ने करनी है, लेकिन हाँ हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसको कैसे स्ट्रक्चर बना के दें ताकि वो हमारे मतलब की कोडिंग कर सके। सो द डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन गिव्स द प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शंस एज टू व्हाट द इंटरैक्टिव एप्लीकेशन मस्ट डू. The programmer must translate that into machine executable instructions to say how that will be achieved on the available hardware devices. So हमारी जो स्पेसिफिकेशन होंगी वो प्रोग्रामर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे कि इंटरेक्टिव सिस्टम क्या करना चाहिए। इंटरेक्टिव सिस्टम ये चीज़ें ज़रूर करेगा। फिर वो प्रोग्रामर का काम है, जैसे बात की थी, कि वो अपनी देखेगा कि कौन सी लैंग्वेज में किस तरीके से इसको मशीन एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करना है ताकि मशीन परफॉर्म कर सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्रामर देन इज टू ट्रांसलेट डाउन द लेवल ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट रन्स द हार्डवेयर डिवाइसेस। फिर जो प्रोग्रामर का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि वो उस सॉफ्टवेयर में इसको लेके जाए, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इस तरीके से लेके जाए उस सॉफ्टवेयर में जो ये तमाम हार्डवेयर डिवाइसेस, नेटवर्क को कंट्रोल कर ले, माउस को कंट्रोल कर ले, क्लिक को ऑब्जर्व कर ले। सो फिर ये उसके लेवल पे चला जाएगा प्रोग्रामर के। अब हम इस लेक्चर से क्या चाह रहे हैं कि HCI किस तरीके से अफेक्ट करती है किसी भी प्रोग्रामर को। एक प्रोग्रामर है जिसका काम कोडिंग है, वो नॉर्मल कोडिंग भी कर रहा है, लेकिन जब वो HCI के लिए कोडिंग कर रहा है तो उसमें क्या चेंज होना चाहिए, उसको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एडवांसेस इन कोडिंग हैव एलिवेटेड प्रोग्रामिंग। अब जो जितनी एडवांसमेंट हो चुकी है कोडिंग में, उसने प्रोग्रामिंग को बहुत मशीन लैंग्वेज से और बिल्कुल टेक्स्ट लाइक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। और टेक्स्ट से अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जब ऑब्जेक्ट्स को आपने ड्रैग करना होता है तो बहुत बड़ी चेंज आ चुकी है, एवोल्यूशन आ चुका है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। और इसी तरह जो प्रोग्रामिंग है वो खुद इवॉल्व हो गई है और एलिवेट हो गई है। हार्डवेयर स्पेसिफिक पहले होती थी, इंटरेक्शन टेक्निक स्पेसिफिक हो गई हैं। अब पहले हम हार्डवेयर के लिहाज से किस कंप्यूटर सिस्टम पे हम ये काम कर रहे हैं, मैक पे काम कर रहे हैं, विंडोज़ पे काम कर रहे हैं, उससे पीछे चले जाएं तो किस मेन फ्रेम पे कर रहे हैं, IBM पे कर रहे हैं, वैक्स पे कर रहे हैं। सो हमारा वो डिपेंडेंट होता था। अब जो है वो इंटरेक्शन टेक्निक स्पेसिफिक है कि हमने इंटरेक्ट कैसे करना है, हमें इससे मतलब ही नहीं है कि किस डिवाइस पे कर रहा है। लेयर्स ऑफ डेवलपमेंट टूल्स में जो है वो आ गए हैं, विंडोइंग सिस्टम आ गया है। अब यहाँ पे विंडोज़ और विंडोइंग में फ़र्क है। ये विंडोइंग यानी जो विंडोज़ को यूज़ करेंगी, नॉट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इंटरेक्शन टूल किट्स क्या हैं और यूज़र इंटरफेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये सब लेयर्स ऑफ डेवलपमेंट टूल्स आ गए हैं। एलिमेंट्स ऑफ विंडोइंग सिस्टम क्या है? द फर्स्ट important feature of windowing system is
its ability to provide programmer independence from the specifics of the hardware devices. जो पहला काम ये किया है विंडोइंग सिस्टम ने आके कि जो प्रोग्रामर है उसको इस चीज़ से बिल्कुल अलग कर दिया है कि वो किस हार्डवेयर पे ये काम करने चाह रहा है. जो टिपिकल हार्डवेयर होता है किसी भी चीज़ों में जो इन्वॉल्व हो रहा है वो एक वर्क स्टेशन जो होता है वो एक विजुअल डिस्प्ले होता है, एक कीबोर्ड होता है और एक माउस होता है. सो ये टिपिकल एस्पेक्ट है. अब ये किस इसके अंदर क्या सॉफ्टवेयर है, क्या हार्डवेयर है, क्या चीज़ें हैं, इससे मतलब नहीं है. हमें सिर्फ ये अंदाज़ा है कि उसके पास एक डिस्प्ले यूनिट होगा, एक उसके बाद कीबोर्ड एंट्री होगी जहाँ से वो टेक्स्ट वगैरह एंटर कर सकता है या कमांड दे सकता है, और एक उसके पास पॉइंटिंग डिवाइस होगी, मे दैट बी माउस और मे दैट बी स्टाइलस, तो कोई भी चीज़ हो सकती है. विंडोइंग सिस्टम में इट इज़ imperative to be able to program an application that will run on a wide range of devices. So सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है कि हमें प्रोग्रामिंग वो करनी है जो हर तरह की डिवाइस पे चल सके. तो प्रोग्रामर वांट्स टू डायरेक्ट कमांड्स टू एन एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनल. अब वो किसी स्पेसिफिक डिस्प्ले यूनिट की बात नहीं कर रहा है. एक एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनल उसने सोचा हुआ है जिसमें जो डिस्प्ले यूनिट अलग है, कीबोर्ड अलग है और माउस अलग है, which understand a more generic language and can be translated to the language of many other specific devices. So वो generic language हमसे में instructions ले और फिर वो उसको खुद ही translate कर दे उस specific hardware के लिहाज से, उस specific device के लिहाज से. Besides making the programming task easier, the abstract terminal makes portability of application programs possible. So अब जो हमारा है वो ये हो जाएगा कि पोर्टेबिलिटी चाहिए, वो क्रॉस प्लेटफॉर्म पे चीज़ें जा रही हों, माइक्रोसॉफ्ट भी यूज़ हो रहा हो, ओपन सोर्स भी यूज़ हो रहा हो, एंड्रॉयड भी यूज़ हो रहा हो, एप्पल भी यूज़ हो रहा हो. सो क्रॉस प्लेटफॉर्म चल रहा है. ओनली वन ट्रांसलेशन प्रोग्राम और डिवाइस ड्राइवर होना चाहिए जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो बेस्ड सिस्टम पे काम कर रहा है या विंडोइंग सिस्टम पे काम कर रहा है. डिवाइस ड्राइवर उसको कन्वर्ट कर रहा है और वो फिर मुख्तलिफ डिवाइसेस में उसको लेके जा रहा है. Needs to be written for a particular hardware device and then any application program can access it. So device driver जो है वो लिखना है लेकिन वो उसको खुद ही कन्वर्ट कर देगा. और विंडोइंग सिस्टम क्या करता है? गिवन विंडोइंग सिस्टम विल हैव अ फिक्स्ड जेनरिक लैंग्वेज फॉर एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनल विच इज कॉल्ड इट्स इमेजिंग मॉडल. वो उसका इमेजिंग मॉडल का कहलाएगा. द इमेजिंग मॉडल्स आर सफिशिएंट टू डिस्क्राइब वेरी आर्बिट्रेरी इमेजेस. सो जो इमेजिंग मॉडल होगा वो आर्बिट्रेरी इमेजेस को डिस्क्राइब कर सकेगा. सो हम एक एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनल के लिए एक मॉडल अपने जहन में रख लेंगे. वो जो मॉडल होगा वो उस जेनरिक लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देंगे यूज़ करते हुए, और वो फिर जो हैगा वो अपनी तौर पर आर्बिट्ररी इमेजेस को लेके चलेगा. फॉर एफिशिएंसी रीजंस स्पेसिफिक प्राइमिटिव्स आर यूज्ड टू हैंडल टेक्स्ट इमेजेस either as specific pixel images or more generic font definition. So हम अपनी एफिशिएंसी सिस्टम्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो उन प्राइमिटिव्स को कर रहे होंगे वो टेक्स्ट और इमेजेस को लेके चलेगा. फिर वो जो इमेजेस होंगी उनको पिक्सल इमेज लेके चले या फॉन्ट की डेफिनेशन लेके चले कि ये इस फॉन्ट में लिखना चाह रहा है टेक्स्ट. उसके हिसाब से ये हमारा इमेजिंग मॉडल बनेगा. अब जो पिक्सल्स हैं वो क्या होते हैं? द डिस्प्ले स्क्रीन इज रिप्रेजेंटेड एज सीरीज ऑफ कॉलम्स एंड रोज एंड कॉलम्स, और वो उस जो स्पेसिफिक रो और कॉलम का जो पॉइंट होता है वो उसका पिक्सल कहलाता है, विच कैन बी एक्सप्लिसिटली टर्न ऑन और ऑफ और गिवन अ कलर. सो इस पिक्सल को हम चाहें तो टर्न ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं. यूजुअली हम ऑन का मतलब वाइट लेते हैं और ऑफ का मतलब ब्लैक ले लेते हैं, और फिर या हम कोई भी उसमें कलर दे सकते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, हमने सारे कलर्स दिए हुए. दिस इज अ कॉमन इमेजिंग मॉडल फॉर पर्सनल कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द एक्स विंडोइंग सिस्टम. सो ये नॉर्मल मॉडल है जो कि तकरीबन हर तरह के सिस्टम्स में यूज हो रहा है. पीसीज में भी यूज हो रहा है और एक्स विंडोइंग में भी यूज हो रहा है. एक्स विंडोज को अभी हम आगे डिस्क्राइब करेंगे क्या है. फिर
एग्जाम्पल ऑफ जो इमेजिंग मॉडल है उसमें ग्राफिकल कर्नल सिस्टम GKS, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था जो कि मॉडल करता था स्क्रीन एज अ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड सेगमेंट्स। तो स्क्रीन को वो कनेक्शन ऑफ कनेक्टेड सेगमेंट में ले लेता था, ईच ऑफ विच इज अ मैक्रो ऑफ एलिमेंट्री ग्राफिक कमांड, और उस हर सेगमेंट में एक मैक्रो छोटी सी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती थी, थोड़ी सी, जिनको मैक्रो कहते हैं जब थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएं, जो कि एलिमेंट्री ग्राफिक कमांड्स जस्ट लाइक ऑन ऑफ, क्या कलर होना है, सो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। फिर प्रोग्रामर्स हायरार्किकल इंटरफेस ग्राफिक्स आया फिग्स के नाम से या PHIGS के नाम से, अनदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन GKS बट एन एक्सटेंशन टू मॉडल द स्क्रीन एज अ एडिटेबल सेगमेंट्स। अब वहां पे मैक्रो लिख दी गई थी, यहाँ पे क्या किया गया कि स्क्रीन पे ही आप एडिट कर सकेंगे, सो उसको एडिटेबल सेगमेंट बना दिया गया, ये नहीं कि आप मैक्रो में जाके चेंज करें, स्क्रीन पे ही चेंज कर लें। फिर इसमें एक पोस्टस्क्रिप्ट आया, a programming language developed by Adobe Corporation which models the screen as a collection of paths which serve as infinitely thin boundaries or stencils which can be filled in the various colors or textured patterns and images. So पहले जो हम टेक्स्ट टाइप करते थे एक को, तो वो बिट मैप सा बन जाता था, बिट ऑन ऑफ हुई हुई है जिसकी वजह से हमें ए नजर आ रहा है। पोस्टस्क्रिप्ट ने क्या किया कि उसको पाथ की तरह बना दिया और ये इनफाइनाइटली थिन बाउंड्रीज पे था। उससे ये हुआ कि इसके अंदर अब हम चाहें तो ये पूरा टेक्सचर्ड बन गया है, ए यहाँ पे भी हो गया है। अब इसके अंदर फिल करना चाहते हैं तो इसको अंदर से फिल कर सकते हैं, इस बाउंड्री का कोई और कलर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। सो ये थोड़ा सा और बेहतर फॉर्म में हो गया। Though these imaging models were initially defined to provide abstract languages for output only, they can serve at least a limited role for input as well. अब जो इनिशियली ये सारे मॉडल बनाए गए थे ये एज एन आउटपुट बनाए गए थे कि हम चीज़ों को कैसे देखना चाह रहे हैं, बट जैसे बात की गई कि जब हम फिक्स में भी कि जब हम उसको एडिटेबल कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत इनपुट भी हम लेना चाह रहे हैं। For example, the pixel model can be used to interpret input from a mouse in terms of the pixel coordinate system. अब पिक्सल का जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बनाया हुआ है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पता चल रहा है कि ये पिक्सल की कौन सी पोजीशन है, यहाँ पे कौन सी पोजीशन है, फिर उस पिक्सल में वैल्यू क्या है। यहाँ पे तो पोजीशन 00 है या 00 है इसके लिहाज से भी, लेकिन इस पिक्सल में वैल्यू कलर्स की अगर ये ब्लैक एंड वाइट में है तो ये दो कलर्स में इसकी पिक्सल की वैल्यू आ रही है कि भाई ये इसमें ये कोऑर्डिनेट्स हैं या एक में आ सकता है। सो दीज आर द पिक्सल कोऑर्डिनेट बोर्ड कोऑर्डिनेशन, जो कि हमारे हर पिक्सल की कोऑर्डिनेट्स बता रहा है कि एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स कहाँ हैं और फिर उस कोऑर्डिनेट्स की भी बाउंड्रीज डिफाइन कर रहा है कि इस कोऑर्डिनेट्स की बाउंड्री कितनी है। सो एक तो कॉलम बता रहा है, वो तो पिक्सल की पोजीशन हो जाएगी, फिर उसकी बाउंड्रीज को बता रहा है कि कहाँ से कहाँ तक हैं, सो दैट कि आप जब माउस को किसी खास स्पेसिफिक एरिया में क्लिक करते हैं तो वो आसान हो जाता है। जैसे जब हम लिंक में जाते हैं तो वो जो बॉक्स बना हुआ होता है वो एक तरह से कोऑर्डिनेट हम उसका बता रहे हैं बटन का, और फिर उस बटन में कहीं पे भी क्लिक करें तो वो जो एक्शन परफॉर्म होना होता है वो हो जाता है। It would be the job of the application to process the input event further once it knows where in the image it occurred. So सबसे पहले जो है वो ये देखना है कि कहाँ occurred हुआ कोऑर्डिनेट्स के जरिए, और फिर उसके मुताबिक जो भी काम करना है। अगर वो कॉपी करने की बात हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं कि फाइल को यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर रहे हैं और यहाँ तक लेके जा रहे हैं। सो ये एक इवेंट occurred हो गया। अब जो है उसने देखना है कि हमने किया क्या। सबसे पहले हमने फाइल को ड्रैग किया है, क्लिक किया है, उसको सिलेक्ट किया है, फिर उसको ड्रैग किया है माउस को दबाते हुए और फिर दूसरे सिस्टम में लेके चले गए। सो उस कोऑर्डिनेट में उसने देखा कि ये किस सब फोल्डर्स को या किस फोल्डर को क्यों मेंशन कर रहा है और फिर वहां पे वो मूवमेंट होना शुरू हो गई। द अदर मॉडल्स अबव कैन प्रोवाइड इवन मोर एक्सप्रेसिवनेस फॉर द इनपुट लैंग्वेज। और जो मॉडल्स हमने पीछे डिस्क्राइब किए हैं फिक्स के पोस्टस्क्रिप्ट वगैरह के, वो जो है
एक्सप्रेसिवनेस और डाल देता है इनपुट लैंग्वेज में। दे कैन रिलेट द इनपुट इवेंट्स टू स्ट्रक्चर्स दैट आर इन आइडेंटिफाइबल बाय द एप्लीकेशन प्रोग्राम। सो उससे पता चल जाता है कि स्ट्रक्चर से जो है वो इनपुट की हम एप्लीकेशन को करना क्या है, जैसे अभी ड्रैग और क्लिक, ड्रैग और फिर मूवमेंट की अगर हमने दे दी तो ये उसको आइडेंटिफाइबल हो जाता है इन तमाम चीजों से। शेयरिंग, विंडोज सपोर्ट सेवरल सेपरेट यूजर टास्क साइमल्टेनियसली। विंडोइंग जो है वो एक चीज जो इसकी वजह से विंडोइंग का कॉन्सेप्ट आया था वो ये था कि एक टास्क ना करे। उससे पहले सिस्टम एक टास्क करता था, अब ये हुआ कि एक टास्क से ज्यादा टास्क करे। सो वहां पे हम ये चाहते हैं कि एक टास्क से ज्यादा काम करे। शेयरिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ सिंगल हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन विद सेवरल कॉपीज ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनल। अब हमारे पास एक विंडोज हो गए, हमने एक एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनल सा बना लिया है कि ये एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनल है। इसमें अगर हम सेवरल कॉपीज ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, अगर हम 3, 4, 6 फोल्डर्स खोल के बैठ जाएं तो अब हम ये कर सकते हैं कि मूव तो एक ही जगह करेंगे, लेकिन हम कॉपी चाहें तो एक जगह से ज्यादा जगह कॉपीज एक ही फाइल को कर सकते हैं या एक ही डायरेक्टरी के एक ही फोल्डर को मुख्तलिफ जगह कॉपी कर सकते हैं। सो ये तो एक कॉपीज की बात हो रही है, लेकिन ये है कि अब एक फोल्डर में आप हो सकता है कि विंडोज पावर पॉइंट चला रहे हैं, एक में आपने वीडियो चलाई हुई है, एक में म्यूजिक चलाया हुआ है। सो ये भी आपने सेवरल कॉपीज ऑफ जो है वो खोली हुई है एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनल में। एक जो है वीडियो प्लेयर चल रहा है, एक ऑडियो प्लेयर चल रहा है, MP3 प्लेयर चल रहा है, एक पावर पॉइंट चल रहा है, सो ऑन सो फोर्थ। ईच एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनल विल बिहेव एज एन इंडिपेंडेंट प्रोसेस। अब वो जो हमने एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनल बनाया हुए हैं उसके अंदर सेवरल विंडोइंग के कॉन्सेप्ट में हर एक अपना इंडिपेंडेंट प्रोसेस चलेगा एंड द विंडोइंग सिस्टम विल कोऑर्डिनेट द कंट्रोल ऑफ द कंकरेंट प्रोसेस। और विंडोइंग सिस्टम ने देखना है कि कैसे उसको कंट्रोल को कंकरेंट प्रोसेसेस में लेके जाना है। एक तरीका तो हम ये भी करते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ क्लिक करनी है, अब अगर आप ऑडियो चला रहे हैं तो ऑडियो में आपको साउंड आ रही है, वो चलती रहेगी बैकग्राउंड में, उसको सामने देखने की जरूरत नहीं है। वेरएज़ अगर आप वीडियो चला रहे हैं तो उसमें साउंड और वीडियो दोनों देखने की जरूरत है, तो उसका फ्रंट पे रहना एट टाइम्स इजी होता है। सो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। फिर देखें बहुत सारी चीज़ों में पिनिंग की कमांड है कि अगर आप उस जगह पे उसको पिन कर देते हैं तो वो फिर लाजमी फ्रंट में ही रहता है, ताकि आप पावर पॉइंट पे काम करते रहें और वो विंडोज भी सामने आती रहे कि क्या हो रहा है आप अगर वीडियो देख रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ। To ease the programming task again, this coordination of simultaneously active process can be factored out of the individual applications so that they can be programmed as if they were to operate in isolation. So अब हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी हमने विंडोज खोली हुई हैं, जितने भी टास्क खोली हुई हैं, उनको हम एक्टिव प्रोसेसेस के तौर पर लेके चल रहे हैं और उसमें जो प्रोसेसेस पीछे चलेंगे विंडोइंग सिस्टम में वो ऐसे चलेंगे जैसे वो आइसोलेशन में चल रहे हैं। सो उनको प्रोग्राम ऐसे किया जाएगा जैसे वो आइसोलेशन में चलना है, लेकिन जो एक्टिविटी साइमल्टेनियसली एक्टिविटी है वो विंडोइंग सिस्टम अलाउ करेगा। द विंडो सिस्टम मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ डिस्प्लेइंग द सेपरेट एप्लीकेशन। जैसे बात की थी कि उसको वो डिस्प्ले करने की भी जरूरत है, दिखाने की भी जरूरत है। अकम्प्लिश्ड बाय डेडिकेटिंग अ रीजन ऑफ द डिस्प्ले स्क्रीन टू ईच एक्टिव एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनल। सो हर एक्टिव एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनल को कुछ एक रीजन दे देगा, छोटी छोटी विंडोज में कन्वर्ट कर देगा और वो सारी आपके सामने विजिबल होंगी। अगर आप कोई भी टास्क नहीं कर रहे, सिर्फ व्यू करना चाह रहे हैं, सो यू कैन व्यू। इसको थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट में देखें कि जैसे हमारे क्लोज सर्किट कैमराज लगे हुए होते हैं तो वो उसमें जो एक ऑपरेटर जो बैठा होता है उसके पास सारी विंडोज, सारे कैमरेज की विंडोज खुली हुई होती हैं और वो हर एक में एक्टिविटी को देख रहा होता है। अब अगर उसको किसी एक्टिविटी को पे ध्यान करना है तो वो उसको क्लिक करेगा तो वो जूम हो जाएगी और फिर उस एक्टिविटी को बड़ा होके देख सकता है कि वहां पे हो क्या रहा है।
The coordination task then involves resolving display conflicts when the visible screen regions of the two abstract terminals overlap. अब अगर उन दोनों को ओवरलैप कर लिया, अब उसने जब उसको क्लिक कर लिया तो वो ये देखना है कि फुल स्क्रीन पे डिस्प्ले लाना है कि हाफ स्क्रीन पे डिस्प्ले लाना है. तो अब अगर जो चीज सामने आ गई तो पीछे वाली स्क्रीन्स चल तो रही होंगी, लेकिन वो ओवरलैप की वजह से उस कॉन्फ्लिक्ट में वो पीछे वालों को चलाते रहेंगे लेकिन विजिबल इसको रखेगा. सो ये तमाम जो है वो कोऑर्डिनेशन की टास्क होती है. रूल्स ऑफ विंडोइंग सिस्टम को अगर हम फिगरेटिवली देखें, सो हमारे बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स चल रहे होंगे, मल्टीपल एप्लीकेशन कंट्रोल का सिस्टम चल रहा होगा, यहाँ पे डिवाइस को इंडिपेंडेंसीज मिली हुई है, और फिर इवेंचुअली वो आपके माउस, कीबोर्ड और टर्मिनल के ऊपर बहुत सारी विंडोज में एक से लेके एन विंडोज आपने खोली हुई हैं और देख रहे हैं. और अब यहाँ पे ये ओवरलैपिंग कॉन्फ्लिक्ट को किया हुआ है, यहाँ ये इंडिपेंडेंट है. सो इस तरीके से ये विंडोइंग सिस्टम काम करता है. इसमें यह देखने की जरूरत है कि विंडोइंग सिस्टम के ऊपर जो प्रोग्रामिंग की जा रही है वो इंडिपेंडेंट ऑफ दीज एक्चुअल डिवाइसेस है. आर्किटेक्चर ऑफ विंडोइंग सिस्टम में 3 पॉसिबल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स हैं. ऑल एज्यूम्स कि डिवाइस ड्राइवर इज सेपरेट, सो डिवाइस ड्राइवर सेपरेट है. डिफर इन हाउ मल्टीपल एप्लीकेशन मैनेजमेंट इज इम्प्लीमेंटेड, ये सिर्फ तीनों जो हैं एक दूसरे से डिफर करती हैं कि मल्टीपल एप्लीकेशन मैनेजमेंट किस तरह से की जा रही है इन तीनों में. एक है ईच एप्लीकेशन मैनेजेस ऑल प्रोसेस. अब इसमें क्या है कि हर एप्लीकेशन सारे प्रोसेस को देख रही है. एवरीवन वरीज अबाउट सिंक्रोनाइजेशन, अब हर कोई उन एप्लीकेशंस की सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगी उसके बारे में वरी होगा. ये रिड्यूस कर देती है पोर्टेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशंस. अब ये रिड्यूस कर देती है कि हम इस एप्लीकेशन को, इन एप्लीकेशंस को एक से दूसरी जगह लेके जाएं, इसलिए कि इसमें हर एक ने वरी की होता है कि सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगी. सो वो सिंक्रोनाइजेशन उस पर्टिकुलर सिनेरियो में तो हो रही होती है, किसी डिफरेंट सिनेरियो में या किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वो करना मुश्किल हो जाता है. फिर दूसरा जो है तरीका है मैनेजमेंट रोल विद इन कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस तरह GKS आ गया था. एप्लीकेशंस टाइड टू ऑपरेटिंग सिस्टम, अब इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन जो है वो टाइड हो जाती है किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जिसके कर्नल के लिए हमने ये लिखा हुआ है उस कर्नल पे तो ये चलेगा, किसी दूसरे कर्नल पे नहीं चलेगा. फिर मैनेजमेंट रोल एज अ सेपरेट एप्लीकेशन. अब अगर हम थर्ड ऑप्शन पे चले जाएं जहां पे मैनेजमेंट रोल जो है वो सिर्फ एक एप्लीकेशन का है, उसमें ये नहीं परेशान होना कि सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगी, उसमें ये नहीं परेशान होना कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा. ये ऑब्वियसली हमें मैक्सिमम पोर्टेबिलिटी देता है. सो द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो बनाया गया था वो इसी पोर्टेबिलिटी के लिए था कि क्लाइंट एप्लीकेशंस आपने बना दी हैं, उस क्लाइंट एप्लीकेशंस ने एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनल्स अपने तौर पर सर्वर ने बना दिए उसमें, फिर उसने रिसोर्स मैनेजर उसके अंदर डाला, फिर डिवाइस ड्राइवर्स बनाए, और वो डिवाइस ड्राइवर फिर इंडिपेंडेंट डिवाइसेस में उसको पोर्टेबल कर रहे हैं, उसको अवेलेबल कर रहे हैं. और वो डिवाइसेस में ये भी हो सकता है कि एक ही डिवाइस में ये सारी विंडोज आ रही हों, ये भी हो सकता है कि मुख्तलिफ क्लाइंट्स को जा रही हों थ्रू सर्वर. सो दिस इज व्हाट क्लाइंट सर्वर इज ऑल अबाउट. इस पे जो बेस किया था वो एक्स विंडो सिस्टम किया था. ये क्लासिक एग्जांपल ऑफ विंडो सिस्टम थी बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, और ये स्टैंडर्ड इंडस्ट्री का था. इसको हमने एक्स विंडो सिस्टम नाम दिया. इसका रिलीज 11 जो था वो डेवलप्ड एट द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, द फेमस MIT, इन द मिड 1980s. It is based on a pixel-based imaging model and assumes that there is some pointing mechanism available. ये pixel-based imaging model था और assume करता था कि कोई एक इसमें सिर्फ एक कोई pointing device है like mouse और stylus या light pen वगैरह, वो उसको क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से एंट्री ले सकता है. तो इस तरीके से इसको लेके चले थे वो. एडॉप्शन इज ड्यू टू अ स्टैंडर्ड. अब एक्स एडॉप्शन जो थी वो स्टैंडर्ड की वजह से थी. एक्स इज बेस्ड ऑन अ नेटवर्क प्रोटोकॉल विच क्लियरली डिफाइंस द सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशन. अब एक्स जो विंडोज थी वो बेस्ड कर रही थी नेटवर्क प्रोटोकॉल में, और नेटवर्क प्रोटोकॉल में ऑब्वियसली
क्लियरली सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशन जो है वो डिफाइंड थी। The X protocol can be implemented on different computers and operating system, making X more device independent. अब ये जो X protocol बन गई नेटवर्क की, ये क्योंकि इम्प्लीमेंट हो सकती थी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे और डिफरेंट कंप्यूटर्स पे, सो ये एक्चुअली ये प्रोटोकॉल जो थी ये डिवाइस इंडिपेंडेंट बन गई। It also means that client and server need not even be on the same system in order to communicate to the server. अब ये तो एक X विंडोज हमने एक ही जगह दिखा दी, इस तरह की डिफरेंट विंडोज डिफरेंट जगह पे हो सकती थी। इसमें तो टिपिकली एक ही स्क्रीन के ऊपर एक ही सिस्टम पे हम ये सारा काम कर रहे हैं, बट ये हो सकता है कि अगर बहुत सारी विंडोज खुली हुई हैं मुख्तलिफ सिस्टम में इंडिपेंडेंटली या एक साथ कनेक्टेड भी हों, तो वो क्लाइंट जो है वो सर्वर के साथ कम्युनिकेट इंडिपेंडेंटली कर सकते थे। The X server performs the following task: allows or denies access to the display from multiple client applications। सबसे पहले ये क्या अलाउ करता था या डिनाई करता था? डिस्प्ले फ्रॉम मल्टीपल क्लाइंट। interprets request from clients to perform screen operations और provide other information। अब वो जो कुछ भी कमांड दी जाती थी उनकी इंटरप्रिटेशन करता था कि क्या कमांड आई है, उसके मुताबिक जो है वो या तो ऑपरेशंस कर लेता था या अगर और इंफॉर्मेशन उसमें हेल्प मांगी गई है तो वो हेल्प प्रोवाइड कर देता था। demultiplexes the stream of physical input events from the user and passes them to the appropriate client। अब वो डीमल्टीप्लेक्स करता था, उनको डिवाइड करता था और जो भी यूजर ने चीज भेजी होती थी वो उसकी अप्रोप्रिएट क्लाइंट पे भेज देता था कि वो उसका काम करे। मिनिमाइज जो टास्क थी एक्स सर्वर की, उसमें मिनिमाइज द ट्रैफिक अलोंग द नेटवर्क बाय रिलीविंग द क्लाइंट्स फ्रॉम हैविंग टू कीप ट्रैक ऑफ सर्टेन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन लाइक फोन्स इन कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर दैट the client can access by ID numbers। so ये क्या करता था कि जो मिनिमाइज कर देता था नेटवर्क को की ट्रैफिक को, इस सेंस में कि जो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फोन्स वगैरह की चाहिए होती थी वो ID नंबर से आप उससे हासिल कर लेते थे और वो आराम से जो है चीजें डिस्प्ले कर देता था। हर चीज हर इंफॉर्मेशन जो है वो सर्वर से क्लाइंट की तरफ नहीं आनी चाहिए होती थी और ताकि नेटवर्क जो है वो बिजी ना हो जाए। अब जो इसका टिपिकल था कि एप्लीकेशन क्लाइंट यहाँ पे बैठा हुआ है, X1 सर्वर ये कर रहा है, विंडो मैनेजर क्लाइंट अलग बैठा हुआ है और डिवाइस ड्राइवर्स अलग हैं और फिर वो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। सो नेटवर्क पे ट्रैफिक को कम से कम रख के डिवाइस की जो चीज़ें आ रही हैं वो यहीं पे मैनेज हो रही हैं, हर चीज़ यहाँ से नहीं ली जा रही, बस को क्लियर रखा जा रहा है। सो ये इस तरह का आर्किटेक्चर था। सो इसमें क्या क्या चीज़ें थी? पिक्सल इमेजिंग मॉडल विद सम पॉइंटिंग मैकेनिज्म था, एक्स प्रोटोकॉल डिफाइंड सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशन थी, सेपरेट विंडोज मैनेजर क्लाइंट इन्फोर्सेस पॉलिसीज फॉर इनपुट आउटपुट थी, हाउ टू चेंज इनपुट फोकस, टाइल्ड वर्सेस ओवरलैपिंग विंडो, इंटर क्लाइंट डाटा ट्रांसफर। सो ये सारी चीज़ें मैनेज होती थी ताकि इनपुट आउटपुट नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो जाए और ये सारी चीज़ें सेपरेट रहें। अब अगर हम प्रोग्रामिंग दी एप्लीकेशन की तरफ आए, वी नाउ कंसंट्रेट आवर अटेंशन ऑन प्रोग्रामिंग द एक्चुअल इंटरैक्टिव एप्लीकेशन विच वुड कॉरेस्पॉन्ड टू अ क्लाइंट इन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब जो हम बात कर रहे हैं वो क्लाइंट के हवाले से कर रहे हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में। इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस आर जनरली यूजर ड्रिवन इन द सेंस दैट द एक्शन the application take is determined by the input received from the user। अब यहाँ पे इंटरैक्टिव में सबसे पहली चीज क्या है कि यूजर ने इनपुट देनी है और उसके ऊपर डिटरमिन होना है कि कौन सा एक्शन परफॉर्म होना है। टू पैराडाइम्स हैं इसमें प्रोग्रामिंग के, एक रीड इवेल्युएशन लूप है और एक नोटिफिकेशन बेस्ड है।
रीड इवैल्यूएशन लूप क्या है? द सर्वर सेंड्स यूजर इनपुट एज स्ट्रक्चर्ड इवेंट्स टू द क्लाइंट एप्लीकेशन. As far as the server is concerned, the only importance of the event is the client to which it must direct it. So read evaluation में क्या है? सर्वर जो है वो सेंड करता था यूजर इनपुट को एज स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट टू द क्लाइंट एप्लीकेशन. वो क्लाइंट एप्लीकेशन को भेज देता था. As far as the server is concerned, the only importance of the event is the client to which it must be directed. सर्वर के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट थी कि किस क्लाइंट को ये डायरेक्ट हुई हुई है इंस्ट्रक्शन, वो या ये इवेंट किस क्लाइंट को जाना है, बस वो उसको भेज के उसका काम खत्म हो जाता था. द क्लाइंट एप्लीकेशन इज प्रोग्राम टू रीड एनी इवेंट पास टू इट एंड डिटरमिन ऑल ऑफ द एप्लीकेशन स्पेसिफिक बिहेवियर दैट रिजल्ट एज अ रिस्पॉन्स टू इट. सो अब वहां पे क्लाइंट एप्लीकेशन को क्या करना होता था कि वो सारे जो इवेंट पास हुए में उनको रीड करना पड़ता था, फिर क्या उसमें डिटरमिन करना पड़ता था, उसमें डिसाइड करना पड़ता था कि कौन कौन सी बिहेवियर्स जो हैं इसमें रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन से रिस्पॉन्सेज उसको देने हैं. सो ये सारा काम जो है क्लाइंट एंड पे जो प्रोग्रामिंग होती थी उस पे किया जाता था. सो रीड इवैल्यूएशन क्या है कि आपने एक लिख दिया, अब ये डिवाइस से इनपुट आई, सर्वर ने डिसाइड किया इस क्लाइंट एप्लीकेशन पे जाना है तो उसने ये करना है क्लाइंट ने कि स्टार्ट करना है रीड इनपुट, प्रोसेस इनपुट, और जब तक क्विट उसको ना मिले वो ये पूरी लूप को चलाता रहे और इवेंचुअली उसको एंड करे. सो इसका जो है वो अगर हम इस पोर्शन को देखें, सो हम क्या करें, रिपीट रीड इवेंट करे, फिर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 2, 3 और टाइप n पे जाएगा और फिर उसके बाद एंड केस कर देगा कि अगर उसको क्विट करने की जरूरत होगी तो यहाँ पे क्विट करके एंड रिपीट हो जाएगा. सो एक एक करके वो सारे काम को डिलीवर करता रहेगा. इसके जवाब में फिर आया नोटिफिकेशन बेस्ड. द मेन कंट्रोल लूप फॉर द इवेंट प्रोसेसिंग डज नॉट रिसाइड विद इन द एप्लीकेशन. अब यहाँ पे जो कंट्रोल लूप था वो एप्लीकेशन के अंदर रिसाइड नहीं कर रहा था. लूप कंट्रोल में जो था उसमें तो डेफिनेटली वो एप्लीकेशन में रिसाइड कर रहा था. सो यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड नोटिफायर रिसीव्स इवेंट्स फ्रॉम द विंडो सिस्टम एंड फिल्टर्स देम टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम इन अ वे डिक्लेयर्ड बाय द प्रोग्राम. सो एक सेंट्रलाइज्ड नोटिफायर आ गया. उस नोटिफायर का काम यह था कि वो एप्लीकेशन की फिल्टरिंग करता था और जिस जगह चाहिए होती थी उस जगह वो भेज देता था. सो नोटिफिकेशन बेस्ड को अगर हम देखें, सो स्टार्ट हो रही है एप्लीकेशन, रजिस्टर कॉल्स बैक विद नोटिफायर, कॉल नोटिफायर कर रहा है और फिर वो कॉल नोटिफायर जो है वो इस नोटिफायर के अंदर उसको फिल्टर करके भेज रहा है. यहाँ पे इनपुट रिसीव हो रही है, सेंड टू अप्रोप्रिएट कॉल बैक, यहाँ पे कॉल बैक हो जाती थी और अगर कॉल बैक रिक्वेस्ट जो है वो क्विट नहीं कर रही तो दोबारा यहाँ चला जाता था. यहाँ पे प्रोसेस हुआ इवेंट प्रोसेस होने के बाद उसके पास वापस आ गया और फिर यहाँ पे देखा कि क्विट करना है कि नहीं करना. अगर क्विट नहीं करना तो फिर कॉल नोटिफायर की तरफ जाना है. इवेंचुअली इस तरीके से ये लूप चलता रहता था अनटिल अनलेस ये क्विट ना हो जाए. सो ये कॉल नोटिफायर जो है वो एक्शन को सेव और क्विट के एक्शंस को लेके चल रहा है और ये जो है इवेंट को प्रोसेस कर रहा है. इसने प्रोसेस करके बताना है कि इवेंट को कब तक चलते रहना है, जब तक कि इवेंट क्लोज की तरफ ना आ जाए ये इस इवेंट को चलाता रहेगा. और यहाँ पे जो है क्लोज डाउन रिक्वेस्ट को जब एक्सेस कर लिया फिर हम यहाँ जाएंगे और क्विट करेंगे और यहाँ पे हम को जब क्विट की कमांड मिल जाएगी फिर ये यहाँ से कमांड जाएगी और क्विट करेगी और प्रोग्राम को एंड कर देगी. गोइंग विद द ग्रेन डिजाइन फोकस पे अगर हम बात करें तो किस तरीके से होगा कि सिस्टम स्टाइल इफेक्ट्स द इंटरफेस. सिस्टम डिजाइन जो है वो इफेक्ट करते हैं इंटरफेसेस को. मॉडल डायलॉग बॉक्स होगा इजी विद इवेंट लूप. अगर हम मॉडल बनाएंगे तो वो इजी होगा इवेंट लूप के साथ. जस्ट हैव एक्स्ट्रा रीड इवेंट लूप, उसमें एक चीज ऐड हो जाएगी वो रीड इवेंट लूप की कमांड हो जाएगी. हार्ड विथ
नोटिफिकेशन, यहाँ पे हम नोटिफाई नहीं कर सकेंगे, नीड्स लॉट ऑफ मोर फ्लैग्स, सो उसमें फ्लैगिंग करनी पड़ेगी तब जाके हम नोटिफिकेशन करेंगे। उसके मुकाबले में नॉन मोडाइल अगर हम डायलॉग बॉक्स लेके चलेंगे तो हार्ड विद इवेंट लूप, अगर हमें इवेंट लूप इसके अंदर करना होगा तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू मेन लूप, और मेन लूप के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी क्योंकि लूप विद इन लूप जो लूप के अंदर लूप हो जाएंगे और बहुत सारे इंट्रिंसिक लूप्स हो जाएंगे जिनसे निकलना फिर मुश्किल हो जाता है। बट इट इज़ वेरी इजी विद नोटिफिकेशन, आपको जस्ट एक एक्स्ट्रा हैंडलर डालना है और वो नोटिफिकेशन हो जाएगी। बट बी अवेयर, इफ यू डोंट एक्सप्लिसिटली डिजाइन इट विल जस्ट हैपन, इम्प्लीमेंटेशन शुड नॉट ड्राइव डिजाइन। सो अगर आपने इसको एक्सप्लिसिटली डिजाइन नहीं किया तो ये जिस तरह से होगा कि चीजें होना शुरू हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुड नॉट ड्राइव डिजाइन, वो डिजाइन नहीं बनाए, इम्प्लीमेंटेशन को आप देखते हुए डिजाइन को ना चेंज करें बल्कि डिजाइन पहले से सोच लें, डिजाइन का फोकस अलग से रहे। यूजिंग टूल किट्स, अ की फीचर ऑफ WIMP interfaces from the user perspective is that input and output behaviors are intrinsically linked to independent entities on the display screen. अब जो विंडो आइकॉन, मेन्यू पॉइंटर्स वगैरह में जो इनपुट और आउटपुट के बिहेवियर्स हैं वो लिंक्ड होते हैं एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटीज ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। सो इनपुट अलग होती है और आउटपुट अलग होती है। दिस क्रिएट्स द इल्यूशन दैट द एंटिटीज ऑन द स्क्रीन आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। अब ये एक इल्यूजन बना देता है कि जो एंटिटीज जो स्क्रीन के मौजूद हैं ये ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट लाजमी है। इंटरेक्शन ऑब्जेक्ट्स वी हैव कॉल्ड देम, और हम उनको इंटरेक्शन ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, एंड दैट इज नेसेसरी फॉर द एक्शन वर्ल्ड ऑफ अ डायरेक्ट मैनिपुलेशन इंटरफेस। और वो जो है जाहिर बात है जो डायरेक्ट मैनिपुलेशन इंटरफेस जब हम कर रहे होते हैं तो उसकी एक्शन वर्ल्ड के लिए जरूरी हो जाते हैं। अ क्लासिक एग्जांपल इज द माउस एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। हम अगर क्लासिकल एग्जांपल देखें उस की, तो माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि पॉइंट कर रहा है। The input coming from the hardware device is separate from the output of the mouse cursor on the display screen. अब जब तक हम इसको खाली मूव कर रहे हैं तो ये आउटपुट दिखा रहा है हमारी मूवमेंट की। इनपुट उस वक्त होगी जब हम इसको लेफ्ट या राइट क्लिक करेंगे। However, since the visual movement of the screen cursor is linked with the physical movement of the mouse device, the user feels as if he is actually moving the visual cursor. तो अब क्योंकि जिस जगह मुझे क्लिक करना है, अगर मुझे यहाँ पे पेन को क्लिक करना है तो मुझे उधर लेके जाना पड़ेगा और फिर क्लिक करेंगे। सो मुझे ये फीलिंग हो रही है कि ये जो फिजिकल मूवमेंट है ये हम विजुअल कर्सर को फिजिकली मूव करें। ये बेसिकली इस वक्त तो ये डिवाइस की डिस्प्ले हमें दिखा रहा है, ये मूवमेंट नेसेसरली इस वक्त जो फिजिकली मैंने की है यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन जब मैं इस वक्त करूंगा तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। सो फिजिकल मूवमेंट और उसका जो है वो इल्यूजन क्रिएट होता है इसके अंदर, माउस के एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें। सिमिलरली इंटरेक्शन ऑब्जेक्ट्स जब हम उसके अंदर बना देते हैं, सो इनपुट आउटपुट अब बटन्स पे जो हमने बना दिए हैं वो इंट्रिंसिकली जो है वो आपस में लिंक्ड है। इस बटन ने कुछ परफॉर्म करना है, इस बटन ने कुछ और परफॉर्म करना है। किसी एक बटन पे आप ले जाके क्लिक कर देते हैं, बाकी बटन्स आपको इल्यूजन दे रहे होते हैं कि उन पे भी मौजूद होता है। तो हम क्या करते हैं, मूव, प्रेस, रिलीज और फिर उसके बाद मूव करते हैं। तो ये हम जो एक्शन परफॉर्म करते हैं वो हमारे मूव, प्रेस, रिलीज और मूव की एक्शन होता है। टूल किट प्रोवाइड दिस लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। जो टूल किट्स हैं वो ये वाली लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती हैं। प्रोग्रामिंग विद इंटरेक्शन ऑब्जेक्ट्स और टेक्निक्स, विजेट्स, गैजेट। अब हम जब प्रोग्राम करते हैं तो हम
इंटरेक्शन ऑब्जेक्ट्स को लेके चलते हैं। हमारे पास ये विजेट्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं, बटन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, आइकॉन्स होते हैं जिन पे हम काम कर रहे होते हैं। प्रमोट कंसिस्टेंसी एंड जनरलाइजेबिलिटी, कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी विजेट, जो भी गैजेट्स हम यूज़ करें उनमें जनरलाइजेशन हो ताकि वो कंसिस्टेंट हो। थ्रू सिमिलर लुक एंड फील, उनमें सिमिलर लुक और फील आनी चाहिए। एमेंडेबल टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को सिमिलर स्टाइल में दिखाया जाता है। इंटरफेसेस इन जावा, अगर हम जावा पे डिज़ाइन फोकस को लेके जाएं तो जावा टूल किट, एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट जो है वो एक जावा ने प्रोवाइड की हुई है, जहाँ पे जावा क्लासेस फॉर बटन, मेन्यूज वगैरह डिफाइंड होते हैं। नोटिफिकेशन बेस जो होती है वो AWT 1.0 या 1.1 जो होती है, नीड टू सब क्लास बेसिक विजेट्स, आप सब क्लास कर सकते हैं बेसिक विजेट्स को एंड बियॉन्ड, और कॉल बैक्स ऑब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं। स्विंग टूल किट बिल्ट ऑन टॉप ऑफ AWT हायर लेवल फीचर्स, अगर हम इसके ऊपर स्विंग टूल किट वगैरह लगा दें तो वो उससे ज़्यादा हाई लेवल फीचर्स देते थे। यूज़ MVC आर्किटेक्चर, MVC आर्किटेक्चर को हम बाद में देखते हैं। यूज़र इंटरफेस मैनेजमेंट सिस्टम और UIMS जो है वो एट अनदर लेवल अबव टूल किट्स, ये टूल किट्स के ऊपर एक और चीज़ बनाई गई है। टूल किट्स टू डिफ़िकल्ट फॉर नॉन प्रोग्रामर्स, टूल किट्स जो हैं वो नॉन प्रोग्रामर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, यही कंसर्न था UIMS का, इसलिए उन्होंने कॉन्सेप्चुअल आर्किटेक्चर लेके आए, इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक्स लाए और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें लाए। और जो नॉन UIMS टर्म्स थी वो UI डेवलपमेंट थी, यूज़र इंटरफेस जो डेवलपमेंट थी वो अलग चीज़ है, डेवलपमेंट सिस्टम UIDS, और UI डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है वो अलग चीज़ है, जैसे कि विजुअल बेसिक है, ये PHP वगैरह हैं, ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। अब UIMS एज अ कंसेप्चुअल आर्किटेक्चर में हम बात करें तो सेपरेशन बिटवीन एप्लीकेशन सिमेंटिक्स एंड प्रेजेंटेशंस, अगर आप एप्लीकेशन सिमेंटिक को प्रेजेंटेशन से अलग कर देंगे तो आप क्या इम्प्रूव करेंगे पोर्टेबिलिटी, इट कैन बी रन ऑन डिफरेंट सिस्टम, रीयूजेबिलिटी, कंपोनेंट रीयूज्ड, कटिंग कॉस्ट, और मल्टीपल इंटरफेसेस बना सकते हैं, एक्सेसिंग सेम फंक्शनैलिटी, मल्टीपल लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, और कस्टमाइजेबिलिटी बढ़ा सकते हैं बाय डिज़ाइनर एंड यूजर्स हो, कि आपका जो एप्लीकेशन होगी वो प्रेजेंटेशन को आप स्पेसिफिकली कस्टमाइज कर सकते हैं अपने डिवाइस के मुताबिक, अपने डिज़ाइन के मुताबिक। UMIS ट्रेडिशन इंटरफेस लेयर लॉजिकल कंपोनेंट जो है उसमें हमारा जो इंटरफेस है वो क्या था, लिंग्विस्टिक में जो था लेक्सिकल था, सिंटैक्टिक था और सिमेंटिक था। लेक्सिकल में आप स्पेसिफिक वर्ड्स प्रोग्राम में टाइप करते थे, फिर उसका सिंटैक्स देखते थे कि वो सिंटैक्स ठीक है, सी में अगर काम कर रहे हैं तो सेमीकोलन एंड में लगाया है या नहीं लगाया, फिर उसकी सिमेंटिक में देख जाते थे और लूप्स वगैरह को देखते थे कि ठीक बने हुए या नहीं है। फिर सीहाइम, ये जो मिड 80s में जर्मनी में ऑर्डर आया तो वहाँ प्रेजेंटेशन, डायलॉग और एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट आया। फिर आज स्लिंकी का मॉडल आया जहाँ पे फंक्शनल कोर, अडॉप्टर आ गया, डायलॉग आ गया, लेक्सिकल आ गया और फिजिकल आ गया। सीहाइम मॉडल क्या है? सीहाइम मॉडल में हमने कहा कि यूज़र जो है वो प्रेजेंटेशन पे लेक्सिकल हो जाएगा, सिंटैक्टिक में डायलॉग कंट्रोल होगा और सिमेंटिक में फंक्शनैलिटी आ जाएगी, एप्लीकेशन इंटरफेस होगी और यहाँ ये एप्लीकेशन से चीज़ें लेगा और बीच में कहीं स्विच होगा। कॉन्सेप्चुअल वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन में क्या डिफरेंस था कि सीहाइम ने क्या चीज़ बढ़ाई? ये जब हम लेक्सिकल मॉडल को देख रहे थे सो हमें ये नज़र आया कि इम्प्लीमेंटेशन एक्सपीरियंस जो है वो हमें चीज़ों का नज़र आया कि कॉन्सेप्चुअल मॉडल को जब हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। बट प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन इज़ कॉन्सेप्चुअल, सो हमने कॉन्सेप्चुअल की कंट्रीब्यूशन को इसमें सामने रखा। कॉन्सेप्ट्स पार्ट ऑफ नॉर्मल यूआई लैंग्वेज, यानी हमने यूज़र इंटरफेस की जो नॉर्मल पार्ट थे उन जो कॉन्सेप्ट के नॉर्मल पार्ट थे उनको यूआई लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। सो बिकॉज ऑफ सीहाइम वी थिंक
डिफरेंटली. सो बिकॉज ऑफ से हमने दूसरे तरीके से सोचना शुरू किया कि अब हम कॉन्सेप्चुअल मॉडल के जो नॉर्मल पार्ट है उनको तो मद्देनजर रखेंगे, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी. एग्जाम्पल, द लोअर बॉक्स द स्विच नीड फॉर इम्प्लीमेंटेशन बट नॉट फॉर कंसेप्चुअल. अब ये जो लोअर पार्ट में ये जो स्विच आया ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट से हमें नजर आया कि ये होना चाहिए था. कॉन्सेप्चुअल लेवल पे तो ये एज इट इज सीधा भी ठीक था. सिमेंटिक फीडबैक क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीडबैक. इसमें लेक्सिकल है, मूवमेंट ऑफ द माउस, कि हम माउस को जो मूव कर रहे हैं ये हमारा डिफरेंट फीडबैक है. सिंटैक्टिक में मेन्यू कौन कौन से हाईलाइट्स हो रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, ये हमारी सिंटैक्स बता रहे हैं कि अब हम क्या करना चाह रहे हैं. और सिमेंटिक ये है कि सम ऑफ नंबर चेंजेस, हमने कितनी चेंजेस कर दी, किस किस को क्लिक कर दिया, ये सारा सिमेंटिक है. Semantic feedback often slower, use rapid lexical syntactic feedback. तो semantic feedback जो है वो slower होता है क्योंकि ये जितनी number of changes है उन सबको देख रहा होता है. इसीलिए आप usually जो है वो rapid lexical जो movement of mouse है उसको देख सकते हैं और हम menu जो highlight हुए हैं उनको देख सकते हैं. But may need rapid semantic feedback, freehand drawing, highlight trash can और फोल्डर व्हेन फाइल ट्रैक. हमें सम ऑफ नंबर चेंजेस सिमेंटिक में हमें ये भी चाहिए होता है कि कभी कभी अगर हमने हाईलाइट किया है किसी चीज को यानी क्लिक कर लिया है तो खासतौर पे जैसे अगर हम किसी फाइल को डिलीट कर रहे हैं तो हमने फाइल को क्लिक किया, उसको ड्रैग किया और उसको ले जाके डस्टबिन में डाल दिया, तो अब वो ट्रैश कैन जो है वो फूल के आ जाना चाहिए ताकि वो जो है हमारे लिए आसानी हो जाए. सो इम्प्लीमेंटेशन के वक्त ये जो स्विच था ये वाला काम कर रहा था कि आपने यहाँ से ड्रैग की, क्लिक की, ड्रैग की और डायरेक्ट जाके उसमें डाल दी. सो इस स्विच ने इस डायलॉग कंट्रोल के जो सिंपल स्लो मूवमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया और ये डायरेक्ट मूवमेंट को दिखा दिया. यहाँ पे रैपिड सिमेंटिक आ गई. सो ये रैपिड सिमेंटिक फीडबैक हुआ कि आपने डायरेक्ट इंटरफेस मॉडल से लिया और इसको जाके ट्रैश कैन में डाल दिया, फाइल को ड्रैग किया और ट्रैश कैन में डाल दिया और ट्रैश कैन इमीडिएटली हाईलाइट हो गया या फूल गया. सो इट इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन. उनके दरमियान ये डायरेक्ट एप्लीकेशन आ गई, लेकिन ये फिर भी रेगुलेट होती है डायलॉग कंट्रोल से. ये डायलॉग कंट्रोल ने बताना होता है कि आपने करना क्या है. आपको अगर एम्प्टी करना होता है तो फिर भी डायलॉग आता है और बताता है कि आप एम्प्टी कर रहे हैं. फिर इसमें हमने मोर लेयर्स ऐड कर दी, फंक्शनल कोर आ गया, कोर अडॉप्टर आ गया, डायलॉग आ गया, लेक्सिकल आ गया और फिजिकल आ गया. ये सारी चीजें हमारी इसमें ये दो चीजें और ऐड हो गई. सो आर्च और स्लिंकी ने क्या आर्च की तरह से स्लिंकी मॉडल जो आया इसमें मोर लेयर्स, डिस्टिंग्विश लेक्सिकल एंड फिजिकल. अब ये लेक्सिकल और फिजिकल के दरमियान डिस्टिंक्शन आ गई. लाइक अ स्लिंकी स्प्रिंग, डिफरेंट लेयर्स में बी थिकर इंपॉर्टेंट इन डिफरेंट सिस्टम. और वो जो स्लिंकी स्प्रिंग होता है जिसमें आप इस स्प्रिंग को यूं आर्च बना के इधर कर देते हैं और वो फिर अपनी मूवमेंट करता रहता है. इसी तरह से हम इसमें भी ये वो वाला मॉडल आए थे और इसमें जो डायलॉग है ये हमने थिकर कर दिया है क्योंकि ये मोर इम्पॉर्टेंट है डिफरेंट सिस्टम में और डिफरेंट कंपोनेंट्स में. हो सकता है हम कोर अडॉप्टर को बड़ा कर दें, फंक्शनल कोर को छोटा कर दें, तो इस तरीके से हम अपनी चीज़ों को दिखा सकते हैं. मोनोलिथिक वर्सेस कंपोनेंट्स. सीहाइम में जो है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स थे, often easier to use smaller ones. अब उसमें क्या था कि big components थे. So especially if we using object oriented toolkits तो हमें smaller components चाहिए होते थे. Small talk versus used MVC model view controller. Model क्या था उसमें internal logic state of component था, view क्या था how it is rendered on screen और controller क्या था process user input. So small talk ने वो MVC को लेके चला.
सो MVC क्या है? मॉडल व्यू कंट्रोलर, और आप इसमें इनपुट और आउटपुट अलहदा हैं। MVC के इश्यूज क्या थे? इज लार्जली पाइपलाइन मॉडल, ये पाइपलाइन बनाता था, इनपुट कंट्रोल मॉडल, फिर व्यू और फिर आउटपुट। यानी इनपुट जाता था वो कंट्रोल में जाता था, वो मॉडल बनता था, फिर वो व्यू होता था और फिर वो आउटपुट हो जाती थी चीज और आप देख सकते थे। बट इन ग्राफिकल इंटरफेस इनपुट ओनली हैज मीनिंग इन रिलेशन टू आउटपुट। अब ग्राफिकल इंटरफेस में क्या प्रॉब्लम है? अब मैं यहाँ पे जब माउस को मूव कर रहा हूं तो मुझे वो फौरन ही आउटपुट आनी चाहिए, ये मैं MVC की बेस पे नहीं चला सकता। सो एग्जाम्पल, माउस क्लिक, नीड टू नो व्हाट वाज क्लिक्ड, हमें फौरन पता चलना चाहिए कहाँ पे क्लिक हो रहा है। कंट्रोलर हैज टू डिसाइड व्हाट टू डू विद द क्लिक, कंट्रोलर डिसाइड करे क्लिक के साथ क्या करना है, बट व्यूज नोज व्हाट इज शोन वेयर, लेकिन व्यू को पता है कि कौन सी चीज कहाँ पे है और वो ही क्लिक हुई है। इन प्रैक्टिस कंट्रोलर टॉक्स टू व्यू। सो इन प्रैक्टिस क्या हो रहा है कि कंट्रोलर जो है वो व्यू से बात कर रहा है। सेपरेशन नॉट कंप्लीट, सो सेपरेशन जो है वो अच्छी चीज नहीं है और कंप्लीट नहीं है। उसके जवाब में फिर PAC मॉडल आया, PACD प्रेजेंटेशन एब्स्ट्रैक्शन कंट्रोल, ये जो है वो क्लोजर टू सीहाइम था। इसमें क्या था? प्रेजेंटेशन में मैनेज इनपुट एंड आउटपुट, अब प्रेजेंटेशन डायरेक्ट इनपुट और आउटपुट को मैनेज कर रही है। एब्स्ट्रैक्शन जो है वो लॉजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट है, और कंट्रोल जो है वो इन दोनों के दरमियान मीडिएट कर रही है। मैनेज इट वाज एबल टू मैनेज हायरार्की एंड मल्टीपल व्यूज, अब ये जो है वो हायरार्की और मल्टीपल व्यूज को भी लेके चला। कंट्रोल पार्ट ऑफ PAC ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट, और जो कंट्रोल पार्ट थे वो PAC के आपस में कम्युनिकेट करते थे। PAC क्लीनर इन मेनी वेज बट MVC यूज्ड मोर इन प्रैक्टिस। सो PAC जो है वो क्लीनर तो है मेनी वेज में, बट MVC जो है वो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। जावा स्विंग जैसे एग्जाम्पल है उसकी। सो PAC की एब्स्ट्रैक्ट अगर हम विजुअली देखना चाहें, सो प्रेजेंटेशन तो डायरेक्ट इनपुट और आउटपुट को कर रही है, और ये कंट्रोल बीच में आ गया और एब्स्ट्रैक्शन इस तरीके से है। और ये फिर कंट्रोल के अंदर जो है PAC के मॉडल्स और बन रहे हैं और वो आपको नजर आए जा रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UIMS जब हमने की तो क्या चीजें हमें नजर आई? टेक्निक्स फॉर डायलॉग कंट्रोलर, हमें टेक्निक्स फॉर डायलॉग कंट्रोलर नजर आई। मेन्यू नेटवर्क्स, ग्रामर नोटेशन, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, ग्राफिकल स्पेसिफिकेशन, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स, इवेंट लैंग्वेज, कंस्ट्रेंट्स, हम इनको ज्यादा जो है चैप्टर 16 में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो यू कैन सी द चैप्टर 16 इन मोर डिटेल। और कंस्ट्रेंट्स क्या चीज हैं? इंस्टेड ऑफ व्हाट हैपेंस से व्हाट शुड बी ट्रू। आप ये दिखाने के बजाय कि क्या होना है, आप ये कहेंगे क्या ठीक था। यूज्ड इन ग्रुप वेयर एज वेल एज सिंगल यूजर इंटरफेसेस लाइक एब्स्ट्रैक्शन, लिंक व्यू और LV भी कहलाता है ये। ग्राफिकल स्पेसिफिकेशन क्या है? व्हाट इज ड्रॉ कंपोनेंट्स और स्क्रीन, सेट एक्शन विद स्क्रिप्ट और लिंक्स टू प्रोग्राम। इन यूज में हम क्या करते हैं? विद रॉ प्रोग्रामिंग मोस्ट पॉपुलर टेक्निक जैसे विजुअल बेसिक है, ड्रीमवेयर है या फ्लैश है, ये हम यूज करते हैं ग्राफिकल स्पेसिफिकेशन को। लोकल वर्सेस ग्लोबल क्या होता है? हार्ड टू सी द पाथ्स थ्रू सिस्टम, ऑब्वियसली हम सिस्टम के दरमियान पाथ नहीं देख सकते। फोकस ऑन व्हाट कैन बी सीन ऑन वन स्क्रीन, हमारा फोकस होता है ग्राफिकल स्पेसिफिकेशन में कि स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है। द ड्रिफ्ट ऑफ डायलॉग कंट्रोल क्या चीज है? कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो रीड इवैल्यूएशन लूप में जिस तरह से होता है वो इंटरनल कंट्रोल है। एक्सटर्नल कंट्रोल ये है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन सिमेंटिक्स और प्रेजेंटेशन, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि एप्लीकेशन सिमेंटिक या एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन क्या है, हम कर लेंगे। प्रेजेंटेशन कंट्रोल क्या है? जैसे कि हमने दिखाया है ग्राफिकल स्पेसिफिकेशन में कि वो एक स्क्रीन के ऊपर फोकस कर जाता है। इम्प्लीमेंटेशन कंसिडरेशन में हमें ये करना है कि हाउ कंपोनेंट्स इन कॉन्सेप्चुअल आर्किटेक्चर कैन बी रियलाइज्ड। जो कॉन्सेप्चुअल आर्किटेक्चर में हमने चीजें सोची हैं, कॉन्सेप्ट सोचे हैं, कंपोनेंट्स सोचे हैं, उनको हम कैसे एक्चुअली कर सकते हैं।
Implementation based on the CHAI model must determine how the separate components of presentation, dialogue controller and application interface are realized. So उसने ये देखना है कि प्रेजेंटेशन कैसे काम कर रही है, डायलॉग कंट्रोलर कैसे काम कर रहा है, और फिर इनके दरमियान जो एप्लीकेशन इंटरफेस बन रहा है वो कैसे काम कर रहा है. सो ये आपको देखना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा. इसी तरह से विंडोज सिस्टम एंड टूल किट्स प्रोवाइड द सेपरेशन बिटवीन एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन. द यूज ऑफ कॉल बैक प्रोसीजर्स इन नोटिफिकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग इज वन वे टू इम्प्लीमेंट द एप्लीकेशन इंटरफेस एज अ नोटिफायर. सो अगर हम विंडोज सिस्टम में बात करें तो हम नोटिफायर को काम करना चाह रहे हैं, तो नोटिफायर में हम कॉल बैक प्रोसीजर जो है वो अगर हम उसको यूज कर लें तो वो नोटिफायर के तौर पर आ जाएगा. इन द स्टैंडर्ड एक्स toolkit, these callbacks are directional as it is the duty of the application to register itself with the notifier. So X toolbox में या X toolkit में ये callbacks जो हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि हर एप्लीकेशन को रजिस्टर करना पड़ता है नोटिफायर के साथ, सो दैट कि वो उसी जगह पे नोटिफाई हो, उसको वो नोटिफिकेशन अपनी जगह पे मिल जाए. इम्प्लीमेंटेशन कंसिडरेशन में मायर्स ने इनको किस तरीके से आउटलाइन किया था. He has outlined the various implementation techniques used to specify the dialog controller separately, which are menu network, grammar notation, state transition diagrams, event language, declarative language, constraints and graphical specification. Menu networks में क्या चीज़ आई? The communication between application and presentation is modeled as a network of menus and submenus. The menu is used to embody all possible user inputs at any one point in time. So menus बना दिए, सब menus बना दिए, और menus के अंदर सारी possible जो चीज़ें थी वो डाल दी गई, ताकि जितने भी सब menus थे वो भी डाल दिए गए ताकि यूज़र को आसानी हो जाए. सो ये मेन्यू नेटवर्क था. ग्रामर नोटेशन क्या थी? द डायलॉग बिटवीन एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन कैन बी ट्रीटेड एज अ ग्रामर ऑफ एक्शन एंड रिस्पॉन्सेज एंड देयरफॉर डिस्क्राइब्ड बाय मीन्स ऑफ फॉर्मल कंटेंट फ्री ग्रामर नोटेशन सच एज बैकस, नॉर, फॉर्म और BNF. सो हमने यहाँ पे ग्रामर बना ली कि कौन सी चीज़ को क्या वैल्यू देनी है. सेंटेंस को जैसे जब हमने दिया तो उसको सब्जेक्ट, वर्ब और नाउन में कर दिया. सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है कि नाउन को प्रायोरिटी देनी है कि वर्ब को प्रायोरिटी देनी है. सो इस तरीके से हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नोटेशन इसके अंदर बना ली. स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो है ये ग्राफिकल मींस ऑफ एक्सप्रेसिंग डायलॉग है कि हम स्टार्ट से एंड तक, स्टेट तक कैसे पहुंच रहे हैं, इन बिटवीन हम क्या क्या एक्शंस कर रहे हैं. ये हमारा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम थी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हमारी क्या क्या ट्रांजिशंस होती रहीं, ट्रांजैक्शंस होती रहीं और हम कैसे पहुंचे. इवेंट लैंग्वेज आर सिमिलर टू ग्रामर नोटेशन एक्सेप्ट दैट दे कैन बी मॉडिफाइड टू एक्सप्रेस डायरेक्शनैलिटी एंड सपोर्ट सम सिमेंटिक फीडबैक. अब जो ग्रामर नोटेशन में ये था कि उसमें वो डायरेक्शनल हो गया था. इसमें ये हुआ कि हम और उसको चेंज नहीं कर सकते थे. इसमें यह था कि हम डायरेक्शन को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, और इस तरह से हम फीडबैक के सिस्टम को और बेहतर कर सकते थे इवेंट लैंग्वेज में. डेक्लेरेटिव लैंग्वेज में क्या हुआ? डेक्लेरेटिव अप्रोच कंसंट्रेट्स और मोर ऑन डिस्क्राइबिंग हाउ प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशंस आर रिलेटेड. अब डेक्लेरेटिव में ये हुआ कि हमने पहले से डिक्लेयर कर दिया कि भाई इस एप्लीकेशन की जो प्रेजेंटेशन होगी वो इसी तरीके से होगी. सो क्लियरली जैसे पोस्टस्क्रिप्ट में है कि अगर हमने डिफाइन कर दिया तो वो उसी तरह से नजर आएगा. कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? एम्बॉडी डिपेंडेंसीज बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज दैट मस्ट ऑलवेज बी मेंटेन्ड. सो कंस्ट्रेंट्स क्या है कि हमने जो भी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, कंट्रोलर के दरमियान जो डिपेंडेंसीज थी उनको डिफाइन कर दिया, उनको एम्बॉडी कर दिया, उनको उसके अंदर एम्बेड कर दिया, सो कि वो जो डिपेंडेंसीज हैं वो हमेशा मेंटेन रहें. ग्राफिकल स्पेसिफिकेशन क्या है? दीज टेक्निक्स अलाउ द डायलॉग स्पेसिफिकेशन टू बी प्रोग्राम्ड ग्राफिकली इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंटेशन लैंग्वेज इटसेल्फ. सो अब हमने ये किया कि जो भी डायलॉग स्पेसिफिकेशन थी उनको ग्राफिकली प्रोग्राम करके दे दिया ताकि वो प्रेजेंटेशन लैंग्वेज में, ताकि हम ग्राफिकली देख सकें. सो अगर हम समराइज करें एंड में,
लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग सपोर्ट टूल्स पे आज हमने बात की, विंडोइंग सिस्टम पे बात की, जिसने आके डिवाइस इंडिपेंडेंस हमें दे दिया और मल्टीपल टास्क दे दिया, डिवाइस इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग शुरू करवा दी और हम मल्टीपल टास्क विंडोइंग सिस्टम के आने के बाद कर सके। पैराडाइम्स फॉर प्रोग्रामिंग द एप्लीकेशंस में हमने रीड इवैल्यूएशन लूप देखा और नोटिफिकेशन बेस देखा। रीड इवैल्यूएशन लूप के अपने एडवांटेजेस थे, बट उसमें नोटिफिकेशन नहीं हो सकती थी। नोटिफिकेशन में यह था कि हमें फीडबैक तो बड़े आराम से मिल रहा था, लेकिन फिर वहाँ पे अगर हमें लूपिंग करनी थी तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम थी। टूल किट्स में हमने देखा कि मुख्तलिफ किस्म की टूल किट्स अवेलेबल हैं प्रोग्रामिंग बिटवीन इंटरेक्शन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, और यूआईएमएस में हमने देखा कि कंसेप्चुअल आर्किटेक्चर फॉर सेपरेशन है कि हम जो है सेपरेट कर दें यूज़र को, वंस अगेन डिवाइस से इंडिपेंडेंट कर दें। और फिर हमने मुख्तलिफ टेक्निक्स फॉर एक्सप्रेसिंग डायलॉग्स को आज देखा है। दिस ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। खुदा हाफिज़।